देखिए, सबसे फर्स्ट जो पार्ट हमारा यहाँ पर है सीटेट 2011 का। और 2011 में किस प्रकार के क्वेश्चन सीडीबी से पूछे गए थे, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो कहीं आप यूपीटेट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं, यूपीटेट में पूछे गए हैं, है ना। तो दोनों ही एग्जाम या कोई भी टेट एग्जाम होती है ना, उसमें बहुत सारे इधर के उधर प्रश्न होते रहते हैं। तो आप यदि सीटेट के अलावा किसी और टेट की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, यदि यहाँ पर उत्तर को देखें तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप इतनी समय में अपना उत्तर ज़रूर यहाँ पर चुन सकते हैं और कमेंट्स में अपना उत्तर दे सकते हैं, तो आपकी तैयारी भी यहाँ पर उसको आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, यदि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की बात करते हैं तो ये किसकी ओर संकेत करती है, तो ये जो संकेत करती है ये करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की और ये संकेत करता है पाठ्यचर्या शब्दावली। जहां इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा ये इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ें। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है वो मूल रूप से आधारित होती है। तो देखिए, निचली कक्षाओं की जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है मूल रूप से किस पर आधारित हुआ करती है, तो हम सभी जानते हैं कि खेल पद्धति जो होती है ये बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। साथ ही साथ खेलों के माध्यम से बच्चों का जो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो शिक्षा की जो खेल पद्धति है शिक्षण की, ये किस पर आधारित होगी, तो ये आधारित होती है यहाँ पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और इसके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड विकल्प होगा, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखें, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है और यह किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम। यदि तो बच्चा जो है वो अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के साथ में अनुक्रिया कर रहा है, तो इसे हम कौन सा नियम कहते हैं या कौन सा किससे संबंधित कह सकते हैं। 4 विकल्प इस प्रकार आपके सामने हैं, जिसमें सीखने का नियम है, जैसे सादृश्य का नियम, सीखने का प्रभाव नियम, या फिर सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर सीखने का तत्परता का नियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये सीखने का प्रभाव नियम कहलाता है और दूसरा विकल्प जो होता है इसके लिए सही होता है। आगे बढ़े, काफ़ी सरल सा प्रश्न है अगला हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर आप आसानी से इसका जानते ही हैं। तो डिसलेक्सिया जो है ये एक क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है। जहाँ डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, जहाँ पर बच्चे को किसी प्रकार की पढ़ने से संबंधित जो अक्षमताएं होती है वो इसमें देखने को मिलती है। तो इसे हम कह सकते हैं ये एक पठन संबंधी विकार है और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, 4 विकल्प आपके सामने है, आप जरूर अपना उत्तर कमेंट्स में दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ। जी हाँ, क्योंकि जब अन्य सामान्य बच्चों के साथ साथ जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई हीन भावना जो है उनके अंदर नहीं पनपती है और वो सभी बच्चों की तरह अपने को भी एक सामान्य बच्चा मानते हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार से वो हतोत्साहित नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प जो होगा इसके लिए ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो 4 विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आकलन की जो प्रक्रिया है उसको उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और इस बात के लिए शिक्षक को यहाँ पर सचेत रहना चाहिए। थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो यहाँ पर देखें 4 विकल्पों को, तो जिसमें सृजनात्मक विचार है, दूसरों के साथ झगड़ा करना है, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जो शब्द का चयन होगा वो होगा दूसरों के साथ झगड़ा करना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। जी हाँ, दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा।
बाकी अन्य विकल्प जो हैं ये प्रतिभाशाली होने के लक्षण हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है वो रिक्त स्थान को जाता है। तो पियाजे है या पावलोव है, कोलबर्ग, स्किनर। तो यहाँ पर बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है ये जाता है जीन पियाजे को। और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो इससे ये क्या दर्शाता है, मतलब इसका इस प्रकार का जो व्यवहार है ये क्या दर्शाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कृतिका जो है जब अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती और विद्यालय में जब वो ज़्यादा बात करती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कृतिका के जो विचार है उनको विद्यालय में मान्यता मिलती है, महत्व मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा बात करना पसंद करती है। और फोर्थ विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, इसके साथ कौन सा क्षेत्र संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं इनमें से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान ही जो है जो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, और इसीलिए हम इसका अध्ययन भी करते हैं और एक शिक्षक के लिए इसका अध्ययन जरूरी भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो देखिए सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा जो होती है किस प्रकार से कार्य करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है ये निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और निश्चित रूप से जब विद्यार्थी के अंदर सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तो वो विद्यार्थी आगे चल कर के एक अच्छा परिणाम देता है, अच्छा अधिगम प्राप्त करता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास इसमें करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, अब यहाँ पर हम देखें तो थोड़े से विकल्प अपने बड़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैं छोटा इसको करता हूँ। चलिए देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है, अब कब समृद्ध हो सकता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखना जो है वो तभी समृद्ध होगा जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो वहाँ पर सीखना जो है वो समृद्ध हो सकता है। और पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए कथन को देखना है जिसमें यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यदि हम चारों विकल्पों को देखते हैं तो इसमें से यहाँ पर पहला जो विकल्प ये बता रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सरासर नहीं है ऐसा। हम सीखना जो है वो शैक्षिक संस्थान के अलावा और दूसरी जगह से, समाज से, वातावरण से, परिवार से बहुत कुछ भी सीखते हैं। तो निश्चित रूप से अधिगम जो है वो हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, सीखना हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प जो है ये इसका उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखें। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से चारों विकल्प को देखना इसमें ज़रूरी है क्योंकि आधा प्रश्न दिया है और बाकी के प्रश्न को इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि विकल्प को जोड़ कर हमें देखना होगा कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। तो यदि हम देखें प्रश्न को तो विद्यार्थी यहाँ पर जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, और निश्चित रूप से जब दृष्टिबाधित विद्यार्थी होगा मतलब उसको देखने में वो अक्षम है, तो यहाँ पर विद्यार्थी को हम क्या कर सकते हैं, कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो सीढ़ी के माध्यम से सुन कर के अपना अधिगम प्राप्त कर सके। इस प्रकार से उसकी मदद करना चाहिए। और फोर्थ विकल्प को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो थर्ड विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए।
देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षक को किस प्राथमिक स्तर पर किसे मानना चाहिए। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो हमारे चारों विकल्प हैं इनमें से हम देखें कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्राथमिक स्तर की बात होती है तो वहाँ पर कक्षा का प्रारंभिक अधिगम होता है और बच्चा शुरुआत में वहाँ सीखता है। अब हो सकता है कि बच्चा वहाँ सीखने में अधिक समय ले रहा हो, यानी कि थोड़ा टाइम ले रहा हो, तो वहाँ पर शिक्षक को किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और दृढ़ता के साथ बच्चों को अपना अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। तो दूसरा विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तु एवं घटना के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी और इसके लिए फोर्थ विकल्प जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, वे सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षक ने अपनी कक्षा को लोकतांत्रिक बना रखा है, जिसकी जहां मर्जी हो वो बैठे और जिसकी मर्जी हो वो पढ़े या चर्चा करे, किसी प्रकार से यानी कि बच्चों को यहाँ पर छूट दे रखिएगा। अब एक पेरेंट्स को जो बात है ये मतलब रास नहीं आती है, उन्हें पसंद नहीं आती है, तो इस स्थिति में शिक्षक यहाँ पर क्या कर सकता है इस स्थिति से निपटने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल यही हम कह सकते हैं कि अभिभावक को यहाँ पर शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड विकल्प जो है ये यहाँ पर उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न आता है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गेस्टाल्टवाद है या फिर पावलोव है, जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की, तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको बढ़ावा देने वाले जो थे वो थे गेस्टाल्टवादी, यानी कि पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं में पहचान की गई है। अब देखिए बच्चों की बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचानी गई है, तो ये अभी हमने इसके पहले एक प्रश्न देखा था जीन पियाजे का, जिसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा ये अवस्थाओं की पहचान की गई है और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो समवयस्क समूह के साथ बच्चे जो हैं वो सक्रिय सदस्य, तो देखिए बच्चे समूह के साथ तो बाल्यावस्था में भी जुड़ते हैं, परंतु यदि हम सक्रिय सदस्य की बात कर रहे हैं तो सक्रिय सदस्य जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के साथ में बनते हैं किशोर अवस्था में। तो पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। चलिए, और वैसे बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में भी बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, पर वो उतने सक्रिय सदस्य हम उनको नहीं कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर सक्रिय रूप से ये समूह के हिस्से होते हैं। आगे देखें यहाँ पर बच्चों को के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभाना चाहिए, किस प्रकार की। देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें माता पिता को निश्चित रूप से एक जो भूमिका निभाना चाहिए वो है अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए, साथ ही साथ सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब दोनों ही विकल्प दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अग्रोन्मुखी भूमिका इसमें निभाना चाहिए। चलिए आगे देखें, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है। तो देखिए जब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो उससे हम क्या कह सकते हैं, तो प्रश्न में ही हमें हिंट मिल रही है कि ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है और दूसरा विकल्प जो होता है इसके लिए सही उत्तर होता है। आगे देखें, वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब वो जो स्थान है वो यहाँ पर कौन सा हो सकता है,
तो 4 विकल्प जो आपके सामने दे रखे हैं, इनमें देख करके आप अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो होता है, जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यदि यहाँ पर देखें लक्षण को, तो जो 4 लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, वो हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए, बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन से हैं आप उनको पहचान लीजिए, और जो नहीं होगा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो पहले विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर जो लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, तो देखिए एक बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो रटने के बजाय उनको समझने का प्रयास करता है, और पहला विकल्प जो है वो बता रहा है कि ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। बाकी आप देखें दूसरा, तीसरा और चौथा, तो निश्चित रूप से ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। आगे देखें, रक्तस्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पर किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक हम मान सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हम इसे मान सकते हैं कि बच्चों को अधिगम जो है वो प्राप्त हो रहा है, और बच्चे उसमें रुचि भी ले रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। थर्ड विकल्प के साथ में इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है उस विकल्प, उस कथन का चयन जो कि बच्चे के सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो सामाजिक अनुमोदन सराहना की आवश्यकता, तो ये तो निश्चित रूप से बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है। दूसरे की बात करें यहाँ पर संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी है, और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। तो ये यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, इसे बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित ये नहीं होगा। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर मन का मानचित्रण जो है ये संबंधित है। तो मन का मानचित्रण जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, मन का मानचित्रण जो होता है ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होगा, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होगा वो यहाँ पर होगा पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब बाकी दूसरा और तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं कि महंगी चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन का प्रयोग करना। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो जैसी भी बच्चों की क्षमता है उसके अनुरूप हमें यहाँ पर शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना होगा। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि बच्चा तार्किक चिंतन जो है ये कब प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर जो दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन को आरंभ कर देता है, और दूसरा विकल्प जो है ये इसके लिए सही उत्तर है। यहाँ पर आयु भी दे रखी है, तो आप इनको देखकर भी अपना उत्तर पहचान सकते हैं। आगे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता पोषण करने वाला विकल्प यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये जो विकल्प होगा ये शिक्षार्थियों में यहाँ पर सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए ज़रूरी होगा। चलिए आप देख सकते हैं, और चौथा विकल्प जो है इस प्रकार से है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट जो कि 2011 के एग्जाम का था। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट की ओर जो कि यहाँ पर 2012 का है।
आगे हम देखते हैं अगला पार्ट को। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर सीटेट जनवरी 2012 का पेपर, और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के या की रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर किस बारे में चिंतित है, तो शिक्षक यहाँ पर है प्रश्न पत्र की या के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में शिक्षक यहाँ पर चिंतित है, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को यह दृढ़ विश्वास है कि, तो यहाँ पर क्या विश्वास है कि शिक्षार्थी, चलिए थोड़ा सा प्रश्न का जो विकल्प है हमारा नीचे रह गया। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय आधारित जो आकलन होता है ये मुख्य रूप से किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो निश्चित रूप से यह सिद्धांत जो होता है ये बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं और को बेहतर जानते हैं। दूसरा विकल्प जो होगा ये निश्चित रूप से इस सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो एक शिक्षक को वहां पर क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से शिक्षक को वहां पर करना चाहिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, और दूसरा विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षार्थी भी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। भिन्न भिन्न विद्यार्थी हैं और सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, कोई किस तरीके से समझेगा, कोई किस तरीके से समझेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक को भी सीखने के विविध जो तरीके हैं, अनुभव हैं, उनको निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो सामाजिक है या फिर अनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की जो हैं ये यहाँ पर जिस भूमिका पर बल देते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर सामाजिक, और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। तो देखिए, जब वो अपने वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है अपनी शिक्षण शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, तो वो जो यहाँ पर शिक्षिका है वो रिक्त स्थान से प्रभावित है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षिका जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीसरा विकल्प होगा ये यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो इनका उपागम है ये किस सिद्धांत पर आधारित यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर क्या कर रही है, समूह चर्चा कर रही है, और जब समूह चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर सभी विद्यार्थी जो हैं समूह में रहेंगे और एक सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग लेंगे। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर आता है। और अगला प्रश्न आता है, अब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से अधिगम संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर हम देखें शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कारक होगा ये यहाँ पर होगा हमारा पहला विकल्प, जो कि है विषय वस्तु में प्रवीणता। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य स्तर पर एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और ये दर्शाता है। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ पर गायन प्रतियोगिता है और उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक
लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? तो बीजों के अंकुरण के संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी जो विधि यहाँ पर होगी वो होगी विद्यार्थियों के द्वारा पौधों के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो निश्चित रूप से ये संकल्पना यदि हम अपनाते हैं तो ये यहाँ पर सबसे प्रभावी होगी, क्योंकि शिक्षार्थी को यहाँ पर एक प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। चलिए आगे देखें, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, अब बच्चा फेल होता है तब इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्था फेल हुई, यानी कि चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है यहाँ पर? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, क्योंकि बाल मनोविज्ञान है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगी हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो कहीं भी प्रश्न आता है तो आप बालक को केंद्र मानकर के प्रश्न को उनके विकल्प का चयन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? तो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर प्रश्न है और समावेशी शिक्षा से आपको हमेशा प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है? चारों विकल्प को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या फिर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो देखिए, एक समावेशी शिक्षा जो होती है, कक्षा के अंदर भिन्न भिन्न विद्यार्थी होते हैं और सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना ही, साथ साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होती है। और समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, और उत्सव मनाने से मतलब है कि सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलना, और समावेशी शिक्षा सभी को शहर से स्वीकार भी करती है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पहचान हमें यहाँ पर करना है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत कैसे प्रश्न आते हैं? सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो फोर्थ विकल्प जो होगा सत्य असत्य, ये यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं को हमें यहाँ पर पहचानना है और समझना है, देखना है। तो देखिए, यदि प्रगतिशील शिक्षा की यदि हम इसमें बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है प्रदर्शित करती है, और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो निश्चित रूप से पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे देखें, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो किसके साथ संबंधित है? तो संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है ये संबंधित होती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कब कर सकता है? तो देखिए, कभी कभी इसके जो विकल्प होते हैं वो आपको चेंज होते हुए भी मिलेंगे। एक तो शिक्षक वहाँ पर खुद वैसा व्यवहार करे, ये भी इसका उत्तर होता है, पर यहाँ पर वो उत्तर नहीं दे रखा है, विकल्प नहीं दिया है। यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनता है वो बनता है इसमें कि शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके यहाँ पर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर्क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस प्रकार से प्रोत्साहित यहाँ पर शिक्षक को करना चाहिए छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं ना कक्ष में अंतर्क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। और फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके। देखिए, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, जब एक नियोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, निश्चित रूप से शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ में यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए, और फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रयास शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है, तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? तो देखिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वो संकेत करती है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण जो होता है वो हमारा होता है समस्या के प्रति जागरूकता, और थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम होता है वो होता है उसके आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया के कारण से, और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होती है शिक्षक को? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर बच्चे में विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और वे भिन्न भिन्न तरीकों से ही सीखते हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए वो ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? व्यावसायिक है या अनुभविक है या भावात्मक है या फिर आध्यात्मिक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने के क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो हमारा होता है यहाँ पर भावात्मक क्षेत्र। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है, तो जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर जब बच्चा ऊबने लग रहा है तो वो क्या संकेत दे रहा है? तो बच्चा यहाँ पर जो ऊब रहा है तो निश्चित रूप से संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा ऊब रहा है, और दूसरा विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के हमें योग्य बनाता है, और समाजीकरण का विकास होता है समाजीकरण के माध्यम से। फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत की पहचान यहाँ पर करना है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास का जो सिद्धांत है सभी का विकास दर जो होती है वो समान नहीं होती है, और दूसरा विकल्प जो है वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखें, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो होते हैं। तो मानव विकास को हम जिन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं वो क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उसे यहाँ पर विभाजित किया जाता है वो क्षेत्र यहाँ पर होते हैं मनोवैज्ञानिक। चलिए, थोड़ा सा हमारा विकल्प एक नीचे है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फोर्थ विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, वो अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम रिक्त स्थान पर आधारित है, तो ये उपागम जो है ये किस उपागम पर आधारित होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो उपागम है ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही होगा, ज्ञान के निर्माण पर। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है,
जब बच्चे को उसकी दादी माँ उसकी माँ से की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रक्त स्थान के कारण रोता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से रोता है और थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट समाप्त होता है और बढ़ते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा फिर नवंबर 2012 का ही है और 12 के अंदर 2 पेपर हुए थे नवंबर में और एक पेपर हमने जो पहले देखा वो वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, पहचाना सूक्ष्म गति कौशल को। तो यहाँ पर है जो विकल्प लिखना, ये यहाँ पर एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। और चढ़ना, फुदकना, दौड़ना आदि जो होते हैं ये सूक्ष्म ना होकर के स्थूल गति कौशल होते हैं। तो पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से किशोर यहाँ पर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। और फोर्थ विकल्प जो है ये इसके लिए हमारा उत्तर होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो बच्चे जब देखिए शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को लेखन संबंधी अक्षमता हो सकती है और लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है वो हमारी कहलाती है डिसग्राफिया, मतलब लिखने से संबंधित अक्षमता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के बच्चे को यहाँ पर लिखने संबंधी समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न आता है आंशिक पुनर्बलन। देखिए आंशिक पुनर्बलन जो होता है ये क्या यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंशिक जो पुनर्बलन होता है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो थर्ड विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और निश्चित रूप से थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत निहितार्थ का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ होता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसका निहितार्थ क्या है? तो जो थर्ड विकल्प है हमारा सहयोगात्मक समस्या समाधान। जी हाँ, सहयोगात्मक समस्या समाधान जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मतलब बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ समूह में मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत निम्नलिखित चरण इसके अंतर्गत आते हैं। तो चिंतन का जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम देखें तो निश्चित रूप से कौन कौन से चरण इसमें शामिल होते हैं। तो चरण यहाँ पर दिए जैसे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है, प्रतिक्रिया चयन है, पूर्व प्रक्रमण है और श्रेणीकरण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसके चरण आते हैं वो होंगे फोर्थ विकल्प के रूप में, जैसे कि पहला ये होगा, थर्ड वाला फिर होगा श्रेणीकरण होगा और फिर प्रतिक्रिया चरण और फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो इस प्रकार से इसके चरण यहाँ पर शामिल होते हैं। एक बच्चा जो है रिक्त स्थान से ग्रस्त है वो सा और वाज और अनक्लियर, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मेरे द्वारा भी गलती हो गई है ना, पहले मैंने उसको अनक्लियर पढ़ लिया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बच्चा है वो किससे संबंधित होगा? तो बच्चा देखिए यहाँ पर पठन संबंधी दोष से ग्रसित है और पठन संबंधी जो दोष होता है वो कहलाता है डिसलेक्सिया। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता किस में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है तो निश्चित रूप से यदि हम बात करें सीखने संबंधित निर्योग्यताएं की तो ये सामान्यता तो नहीं पाई जाती है, पर ये उन बच्चों में जरूर पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे होंगे उन बच्चों के अंदर जरूर पाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये वंशानुगत रूप में हमें देखने को मिलती है और थर्ड विकल्प जो है वही ये वंशानुगत यहाँ पर इनको बता रहा है। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयुक्त हो सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हमें और भी विकल्प को देखना होगा यहाँ पर, तो देखिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि
विद्यालय में बच्चों की जब नियमित रूप से उपस्थिति जो है वो यहाँ पर ठीक से देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसके विकल्प को देखते हैं। देखिए, बच्चों को विद्यालय अनुमति ना देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। या फिर दूसरे की यदि बात करते हैं तो विद्यालय के द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। और देखिए, फोर्थ विकल्प जो है वो आवासीय विद्यालय खोलना। अब यदि हम देखें पहले, दूसरे और तीसरे को, देखिए यदि हम यहाँ पर एक पहला विकल्प के साथ भी बात कर सकते हैं कि विद्यालय, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को दंडनीय अपराध बनाया जाए। तो देखिए, बच्चों का अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, और माता पिता यदि ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कर सकते हैं, पर पूरी तरह हम ये भी लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ माता पिता की भी कुछ ऐसी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चों को निरंतर नियमित रूप से विद्यालय भेज नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी वहाँ जाकर के गलत महसूस होती है, लगती है। तो यदि हम देखें दूसरे को, तो नियुक्त भी नहीं कर सकते, बच्चों को प्रतिदिन 5 रुपये देंगे, वो भी गलत होगा। तो अब यहाँ पर एक ही विकल्प बचता है, फोर्थ वाला। इसी के साथ हम जा सकते हैं आवासीय विद्यालय खोलना। चलिए आगे देखें, विद्यालय में लिंग भेद भाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, विद्यालय में जब हम लिंग भेदभाव की बात करते हैं और इससे बचने का जो तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक और विकल्प को देख लेते हैं, शिक्षकों के द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो यदि यहाँ पर हम भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि हम देखें तो महिला पुरुष से शिक्षकों को समान रूप से संख्या भर्ती करना, ये तो होता ही है। और यदि हम बात करें तो नियम पालन की, तो वो पालन भी होते हैं, पर कहीं ना कहीं यदि शिक्षक के द्वारा ऐसा हो रहा है तो हम उसे संज्ञान में ले सकते हैं और उस चीज़ को कम कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पर शैक्षणिक शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये किस आधार पर हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से हमारा जो उत्तर बनेगा यहाँ पर वो बनता है पहला, वह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। पहला विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, विद्यालयों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। तो देखिए, जब हम विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो या सामग्री का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना ज़रूरी होना चाहिए, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। देखिए, उनके पास क्या होता है, तो उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। और फोर्थ विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। तो यहाँ पर किसे मजेदार यहाँ पर शिक्षक बना सकता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा शिक्षक निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। और पहला ही विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से अंतःविषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, अब यहाँ पर अंतःविषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। और पहला जो विकल्प होगा ये यहाँ पर इसके लिए
सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो एक सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो यहां पर हम कह सकते हैं पृथक्करण के। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो यहां पर यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेषता के अंतर्गत होगी? तो यहां समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नर्सरी कक्षा है उसमें जब भी हम कोई विषय वस्तु नई शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहली कक्षा है, प्राथमिक कक्षा है विद्यार्थी के लिए, तो यहाँ पर मेरा परिवार जो होगा ये थीम यहाँ पर सबसे अच्छी होगी, क्योंकि उनसे हमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा इस थीम के माध्यम से। अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षा में यहाँ पर सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, जहाँ पर सकारात्मक वातावरण शिक्षक को निर्मित करना है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न आता है, यहां पर बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहचानना उस सत्य कथन को जो कि बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सत्य कथन है। तो देखें, यदि शिक्षक प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो गलत होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में शिक्षक अधिक समय लेगा, तो एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। और यहाँ पर थर्ड विकल्प जो बता रहा है, स्वयं बच्चा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है स्वयं बच्चों के द्वारा, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे खुद सुधार लेते तो हमारी आवश्यकता नहीं होती। और फोर्थ विकल्प है, यदि एक शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था असफल है। अगला प्रश्न आता है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो यह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो देखिए, मोनिका की जो शिक्षिका है उनकी प्रवृत्ति यहाँ पर क्या प्रदर्शित करती है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को यहाँ पर शिक्षिका बढ़ावा दे रही है, क्योंकि प्रश्न के शब्दों को बदला गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वही लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित हो रहा है। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो यदि हम बात करें, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? स्वनिम है, या फिर संकेत है, वाक्य है, या फिर रूपी में? तो इसमें उत्तर होता है स्वनिम, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प सिवाय के देखना में, तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है।
सिवाय। तो सीखने के लिए जो आकलन है वो निम्नलिखित का ध्यान है किसके सिवाय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प इसमें आता है पहला, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय। चलिए अगला प्रश्न है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार के द्वारा गोद लिया गया, दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा, और 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पर क्या संभावना उनमें देखी जा सकती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो बुद्धि लब्धांक की को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेत करता है। तो यहाँ पर सीखने के लिए जो अधिकतम रूप से अभिप्रेत करता है वो है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो देखिए जब बच्चा यहाँ पर 75 अंक प्राप्त करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो हम यहाँ पर बच्चे की मानसिक आयु जो है वो निकाल सकते हैं और वो यहाँ पर होगी 12 वर्ष, क्योंकि बच्चा जो है वो 16 वर्ष का है और निश्चित रूप से बुद्धिलब्धि परीक्षण में उसको 75 अंक आ रहे हैं। तो आप इसे सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो देखिए मानसिक आयु तो हमें ज्ञात करना था, वास्तविक आयु कितनी है 16 है, तो और बुद्धिलब्धि जो है वो 75 है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा है सीटेट 2013 का क्वेश्चन पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए जब दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम उसमें अंतर कर सकते हैं और उसके आधार पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, राजेश अति लोलु पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावक के द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे एक रिक्त स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर राजेश को हम कह सकते हैं कि वो एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है और वो पढ़ने को एक आनंद के रूप में यहाँ पर ले रहा है। तो इसे वर्णित कर सकते हैं इस रूप में। थर्ड प्रश्न आता है, यहाँ पर भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो देखिए यदि हम गलत तरीके की बात करें तो यहाँ पर उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना ये तरीका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा विकास में सहयोग करने का ये तरीका सही नहीं है। आगे देखें अगले प्रश्न को, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को रिक्त स्थान के योग्य बनाती है। तो हम बात करें मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किस में योग्य बनाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है और सत्य कथन को इसमें हमें पहचानना है। तो सत्य कथन की यदि हम बात करें तो खेलना जो होता है ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, यही यहाँ पर सही होगा, फोर्थ विकल्प। अगले प्रश्न की बात करें, बच्चे के विकास एवं आनुवंशिकता के बारे में वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर पहचानना सत्य कथन को। तो यदि हम देखें तो बच्चों का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका होती है, तो निश्चित रूप से वातावरण और आनुवंशिकता दोनों ही बच्चे के विकास में योगदान रखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प नंबर पहला होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखें,
समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या होता है? तो समाजीकरण हम कह सकते हैं कि ये समाज के मानदंडों के साथ में एक अनुकूलन होता है और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पीटी शिक्षक जो होता है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यहाँ पर शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य करने में सर्वाधिक सहायक होगी? तो विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि क्षेत्र रक्षण को सुधारना है तो निश्चित रूप से शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना, यही युक्ति यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, पहला विकल्प। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके और वह भिन्न समूह में स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को रिक्त स्थान करेंगे और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा शब्द आएगा उसका चयन हमें विकल्पों से करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। तो यहाँ पर हम चुनेंगे आत्मसात करेंगे, दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है और उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल को खाने को रिक्त स्थान कर लिया, तो उसने खाने को अनुकूलित कर लिया। थर्ड विकल्प जो होगा वो उसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें किसको त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो देखिए उसमें अवयवभूत, सामाजिक या फिर अनुभाविक, ये तीन तंत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संदर्भगत के अतिरिक्त बाकी तीनों को उसमें त्रितंत्र में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा इसके अतिरिक्त। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत रिक्त स्थान पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है वो बहुबुद्धि सिद्धांत है और निश्चित रूप से ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के लिए को पर बल देता है और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो ये ध्वनियाँ जो होती हैं इन्हें हम स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। चलिए आगे देखें, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक के लिए। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय में किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग यहाँ पर उपलब्ध करवा सकता है? तो देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय जो है वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर जो है वो उपलब्ध करवा करके। चलिए आगे देखें, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये रिक्त स्थान यानी कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। थर्ड विकल्प इसका उत्तर होगा। विद्यालय आधारित आंकलन जो है वो शिक्षार्थियों को शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा बोर्ड पर जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है और फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, सीखने की तत्परता रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। तो सीखने की जो तत्परता है ये किसकी ओर संकेत करती है? तो सीखने की तत्परता जो है वो सीखने के सत्याय में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर थर्ड विकल्प की ओर यहाँ पर संकेत करती है। चलिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे ज़्यादा उचित होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
देखिए, शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब बच्चे किसी प्रकार से यदि कोई समस्याग्रस्त हैं तो हम उन्हें कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करवा सकते हैं। थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि उन कारणों के अतिरिक्त जो कि हैं सांस्कृतिक कारक, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कारकों के अतिरिक्त निश्चित रूप से सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी विद्यालय में, तो एक समावेशी विद्यालय जो होता है वहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कौन सा विकल्प जो है इसके लिए सही है। तो इसमें हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होता है वो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक रचना, या फिर वातावरणीय कारक, अभिप्रेरणा, या फिर फोर्थ के अंदर दे रखा है 2 और 3 का संयोजन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का संयोजन ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना, कैसे सीखना है, और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर अधिगम कौशलों के अंदर अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसे हम कहते हैं डिस्फ्रेजिया या डिस्प्रेक्सिया डिस्कैलकुलिया, या फिर हम कह सकें तो ये डिसलेक्सिया। तो देखिए, डिस्प्रेक्सिया से कहा जाता है अधिगम निर्योग्यता को, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। अधिगम निर्योग्यता क्या होगी। तो अधिगम निर्योग्यता निश्चित रूप से एक चर अवस्था है। तीसरा विकल्प जो होगा ये यहां पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, रिक्त स्थान के अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं रिक्त स्थान के अतिरिक्त में कौन यहां पर समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो परिणामों की आशा करने के अतिरिक्त अन्य जो हैं वो समस्या समाधान के चरण हैं। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को निश्चित रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यदि हम देखें विकल्प को, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को जब शिक्षार्थियों के विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वो परीक्षा भवन दाखिल होती है तो वह परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो जो यहाँ पर पहला विकल्प होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर 2014 का पेपर है, जो कि है फर्स्ट प्रश्न के साथ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो इससे क्या अपेक्षा यहाँ पर की जा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशलों को
सीखे। और यहाँ पर जो दूसरा विकल्प होगा वो इसके लिए सही होगा। विकल्प थोड़े से बड़े हैं तो निश्चित रूप से एक साथ देख पाना उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए आगे देखें। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पारस्परिक शिक्षण जो है वो वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित होगा और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता के अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास या चरण के और संकेत दे रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका जो है वो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वह स्वायत्तता विकसित करने का प्रयास कर रही है और दूसरा विकल्प जो है ये हमारा इसमें उत्तर होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो यहाँ पर देखना है उस कथन को जो कि जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन डीवी के अनुसार समुचित कथन होगा। आगे देखें। निम्नलिखित अगला प्रश्न है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। तो देखिए भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा। तो वो होगा भाषाघात, यहाँ पर अफेजिया, और फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा, जो कि इससे संबंधित बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखें। बहुबुद्धि सिद्धांत को वेद नहीं माना जा सकता है। अब इसे वेद क्यों नहीं माना जा सकता है, तो यहाँ पर विकल्पों को देखिए और कह सकते हैं इसमें कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन जो है वो संभव नहीं है और पहला विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद जो हैं वो किस प्रकार के हैं, लाभकारी हैं, नहीं हानिकारक हैं, अनुपयुक्त हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो हम कह सकते हैं कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद जो होते हैं निश्चित रूप से वो कैसे होते हैं, लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं और यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर होगा। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, अब ये देखिए क्यों प्रारंभ किया गया था, तो यदि हम यहाँ पर विकल्प को देखते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए इन्हें प्रारंभ किया गया था और दूसरा जो विकल्प होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। तो जो यहाँ पर एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। तो देखिए स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, ये यहाँ पर अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र को ठीक तरह से मिला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं और वो अपने विशिष्ट क्षेत्र से जो मिला हुआ है ठीक तरीके से उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है, इसके सामने यहाँ पर इसका क्षेत्र दे रखा है और यहाँ पर जो ठीक तरीके से मिला हुआ है वो है निर्धारित कीजिए कि मापक विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, ये इसके ठीक तरीके से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता
में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पहला विकल्प जो होगा ये विधि हो सकती है, मतलब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में उनकी क्षमता, अपना विश्वास जो है वो अभिव्यक्त शिक्षक को करना चाहिए उनकी क्षमताओं में। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। और बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर उस विकार को देखना है जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर अभिघातज तनाव जो है ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखें। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये संबंधित होगा थर्ड विकल्प विभेदित अनुदेशन, और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए क्या समुचित है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो निश्चित रूप से निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालय में समावेशन जो होता है मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के लिए सूक्ष्म गतिक प्रावधानों के निर्माण पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो यहाँ पर बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। चलिए आगे देखें। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी को प्राप्त करता है तो उसकी अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श यहां पर दे सकते हैं कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी कि हम एक अभिभावक है उनको ये परामर्श दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो यहाँ पर देखना है उस विकल्प को जो कि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है पहला प्रश्न पहला विकल्प अंतर्दृष्टि। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों के सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है। तो शिक्षिका बच्चों को पाठ समझने में स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, और पहला ही विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो हैं वो विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, और थर्ड विकल्प जो होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संज्ञान भावना, पहला जो विकल्प होगा वो इसमें सही उत्तर बनेगा। संज्ञान भावना। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर हो सकता है विकल्प वो होगा, वह अपने विचारों को द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है सबसे कम प्रेरक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो
यहाँ पर सबसे कम प्रेरक होगा वो होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। आगे देखें अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा यहाँ पर सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये सिद्धांतकार कौन है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिद्धांतकार जो हैं ये है मैस्लो, और दूसरा विकल्प जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो कौन सा तत्व यहाँ पर कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होगा, तो यहाँ पर होगा अध्यापकों के द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिपक्व विद्यार्थी जो हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता भी चाहते हैं। थर्ड विकल्प कह सकते हैं, यहां पर इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का जो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं, और फोर्थ विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है। उस सत्य कथन को हमें यहां पर देखना है, और उसके लिए हम कथनों को देखना जरूरी होगा। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। सीखे ने गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। और थर्ड इसके अंतर्गत आता है, मस्तिष्क अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता और विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश और गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करता है, और पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। यहाँ पर हमारा जो पार्ट है समाप्त होता है, और अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा फिर से डेट दिसंबर 2014 का है। अब देखते हैं इसके प्रश्न को, और इसके प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है इसमें, संज्ञानात्मक विकास का निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसके द्वारा समर्थित होगा। तो ये होता है एक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के द्वारा समर्थित होता है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। मानव विकास है तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फोर्थ है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव विकास जो है वो गुणात्मक मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पोषण विवाद जो है ये यहाँ पर संबंधित होता है पहले ही आनुवंशिक और वातावरण से, और पहला ही प्रश्न जो होगा विकल्प होगा इसके लिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय वगैरह जो हैं ये निष्क्रिय एजेंसी है, बाकी जो हैं ये सक्रिय एजेंसी के रूप में हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, और थर्ड विकल्प जो होगा ये इसका उत्तर होगा। 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें स्तर जो शामिल होता है वो इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक करने है तो ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहयोग की नैतिकता ऑप्शन 4 जो होगा ये इसके लिए सही होगा, इससे संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि स्टर्नबर्गर की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप जो होगा वो यहाँ पर होगा व्यवहारिक बुद्धि। पहला ही विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया था? तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के लिए निर्माण किया था वो किया था अल्फ्रेड बीने ने, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना आदि से संबंधित है। पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद जो है ये क्या करेगा? तो कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद जो होता है शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर चाक्षुष संग्रहण तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी, तो हम कह सकते हैं चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है, यानी कि विजुअल। एक शिक्षक कक्षा की कार्यों को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान कर रहा या कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा या कर रही है? तो वो सीखने के समय आकलन कर रही है। चलिए, थर्ड विकल्प होगा इसका उत्तर, सीखने के लिए आकलन। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या कह सकते हैं, जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत निश्चित रूप से कार्य करते हैं, तो वे यहाँ पर एक विकल्प हमारा नीचे है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। ग्रेड जो होता है अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रेड अंकों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ये यहाँ पर अपसारी प्रश्नों से संबंध रखता है। छात्राएं कह सकते हैं गणित में अच्छे सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क विषय में पूछा जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो छात्राओं के बारे में प्रश्न है, तो अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। मतलब हमें कोई लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर नहीं दर्शाना है। तो निश्चित रूप से छात्राएं भी अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया मतलब कि जो देखने संबंधी गलतियाँ होती है, तो निश्चित रूप से उसमें हास जो है ये डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये प्रचार वाक्य जो होगा ये होगा समावेशी शिक्षा के लिए। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही है। प्रभावपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभावपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन जो है ये संबंधित है, प्रतिभा के साथ संबंधित है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, सृजनशील प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न आता है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा निदानात्मक परीक्षण। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखना है उसे हमें जो सही है। तो यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग जो है ये एक मुख्य तरीका है, और ये यहाँ पर इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न आता है निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कण में क्या शामिल होता है? तो इसमें जो शामिल है वो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। और ये जो विचार है, ये विचार किसका है? तो ये दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समानुभूति देना, ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अभिप्रेरण। जो होता है ये हमें एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है और प्रोत्साहित करता है, यही हमारा आंतरिक बल होगा। निम्न में से कौन सा यहाँ पर शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो वो जो शब्दावली यहाँ पर होगी, पुरस्कार होगा, संवेग होगा, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आवश्यकता। ये अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए उत्तर होगा। प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं वो अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण संबंध जो होता है ये अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब आप देखते हैं हमारे अगले पार्ट को और बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर आता है सीटेट 2015 का। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? तो उस कथन को देखना जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल सही। पहला ही विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। कक्ष का जो परिवेश है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन का जो कार्य नहीं होगा वो होगा विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना। रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली अध्यापिका को सभी बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। और फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस कथन को जो कि सही होगा, और वो होगा अध्यापकों बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से कि अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए क्या सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है, क्योंकि हम इसमें सही नहीं पूछा है, ठीक है, और ये इसमें सही नहीं होगा। अगला प्रश्न आता है लड़के लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए रखे हैं और आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चुनना है उस कथन को जो कि यहाँ पर सही नहीं होगा, और वो कथन है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो ये यहां पर देखिए, यहां पर हमें सही कथन को चयन करना है। तो जैसे ये प्रश्न जो दिया है ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, विकल्प को थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी है। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि लड़के भी बाहर के कार्य कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है। और दूसरे की यदि बात करें तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और देखिए, यदि लड़की घर के कार्यों में सहायता करती है तो उसी प्रकार से निश्चित रूप से
लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इस हिसाब से ये प्रश्न हमारा दूसरा सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जब एक बच्चे को कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण आदि जैसी गलतियां मिलती हैं तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस प्रकार के लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? तो अधिगम में आसक्तता के लक्षण वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी जो हैं उनकी सक्रिय सहभागिता को शामिल करना, इस पर शिक्षकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यापकों के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशालिता जो है वो किसका संयोजन होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इसी कारण महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो हम कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल नहीं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर थर्ड है बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। तो यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अनुसार। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये किससे संबंधित होगा? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित होगा, और तीसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किस अंतर्दृष्टि को? तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो देखिए यहाँ पर चयन करना है उस विकल्प का जो सुगम नहीं बनाता। केवल विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बिल्कुल ये यहाँ पर सुगम नहीं बनाएगा। आगे देखिए, बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना, ये परिणाम होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था अवधि के दौरान उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं माता पिता और भाई बहन, ये समूह में स्वीकार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो ये प्रतिबिंब जो है ये किस और करेगा? तो ये करेगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं की ओर, और पहला विकल्प जो होगा ये इसमें उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आएगा निश्चित रूप से वो आयु समूह होता है 6 से 11 वर्ष का। आगे देखें, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यहाँ पर देखें भाषा विकास के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, और ये जो चर्चा है किस विषय से संबंधित है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, या फिर हम कह सकते हैं स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस कर रहे हैं, सतत और असतत पर बहस कर रहे हैं, या प्रकृति तथा पालन पोषणवाद पर कर रहे हैं? तो ये दोनों प्रकृति तथा पालन पोषणवाद पर चर्चा कर रहे हैं, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा।
अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप को किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसे सहारा देना ही कह सकते हैं, और फोर्थ विकल्प इसका उत्तर होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि, अब ये क्या संकेत करेगा? तो इस प्रश्न में हम देखें तो यहाँ लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और थर्ड विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। आगे देखें, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो आवश्यक होता है समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार से अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जाए, वह सुधारा जाए। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्तर 1 जो है ये सही अर्थ में सूचित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम देखें जो सही नहीं है, तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, अधिगम्य आकलन हम करते हैं क्यों? जांच परीक्षण के लिए, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, और यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, ये एक समावेशी शिक्षा है। इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा होगा। आगे देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति पर, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, और यह कथन जो है ये संबंधित है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो कथन होगा ये संबंधित होगा किससे? तो ये यहाँ पर संबंधित होगा एक संवेगात्मक विकास से। पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आता है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो निश्चित रूप से ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करने वाला होगा यहाँ पर सामाजिक अनुभव, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, इनमें से कौन सा यहाँ पर त्रितंत्री सिद्धांत से व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होगा। और ये पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होते हैं, और बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट यहाँ पर सीटेट 2015 का सेकंड पार्ट है, जो दूसरी बार परीक्षा होती है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर एक शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सुगमकर्ता की होना चाहिए, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही विकल्प है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, ये एक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, ये इसमें उत्तर होगा। थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि वो प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। और यहां पर फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, शिक्षार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षिका को क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये करना चाहिए। चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, सभी का विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी के विकास की दर अलग अलग हो सकती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके की बात यदि करते हैं तो वो होगा आकलन शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता से संबंधित यहाँ पर जो है वो है अपसारी चिंतन, और चौथा विकल्प इसके लिए सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो सहमत होते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, इसमें ये सहमत होते हैं चौथे विकल्प में। बच्चे, तो बच्चों के बारे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं। चौथा विकल्प जो है वो है इसके बारे में, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे जो होते हैं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं। आगे देखें, बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखना है उस कथन को जो कि सत्य है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो त्रुटियाँ होती है वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है, स्वाभाविक होती है, और निश्चित रूप से पहला ही विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखें, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक को चाहिए अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करे और विविध मतों को प्रोत्साहित करे। थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, और यहाँ पर उनकी रिक्त स्थान में विभिन्नता के कारण है। तो निश्चित रूप से ये उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता है, दोनों अलग अलग तरीके से अधिगम करते हैं, तो उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन होगा। तो यहाँ पर सर्वथा उपयुक्त कथन क्या होगा, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। आगे देखें, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद का मतलब यहाँ पर होगा जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, और नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उपयुक्त कथन होगा वो इसमें होगा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम से अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये इसमें सही नहीं होगा, चौथा विकल्प। आगे देखें, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को जो अपनाना चाहिए वो है उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है।
तो समाजीकरण का प्रमुख कारण जो होगा वो यहाँ पर बनेगा निश्चित रूप से जो परिवार होगा वही यहाँ पर एक कारण होगा। चौथा विकल्प, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्योंकि अब क्यों एक प्रभावी शिक्षण नीति मानी जाती है? ये सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से परस्पर सहायता भी करते हैं और सीखते भी हैं, इसीलिए ये एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है। और दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर किसका प्रदर्शन कर रहा है? तो बच्चा यहाँ पर जो है पठन अक्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें, शैशवकाल की अवधि है। तो शैशवकाल की अवधि जो होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें शैशवकाल की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। और पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। और ये इस अवस्था की जो आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। चलिए, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसे हम क्या कह सकते हैं? सहयोग देना ही कह सकते हैं। आगे देखें, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आत्मसातकरण कहलाएगा। और पहला विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। आगे देखें, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या शामिल है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि जब राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें संगीतमय बुद्धि जो थी वो उच्च स्तरीय थी। और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर कि अध्यापक जो है निश्चित रूप से वो एक लिंग जेंडर पक्षपाती हैं। और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पर क्या मानती है? तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सीटीईटी के अंदर आपने देखा कि हर वर्ष में 2 बार परीक्षा हुई है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो यहाँ पर वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर आपको सीटेट 2015 तक के उपलब्ध करवा दिए, और 16 से लेकर 21 तक के एक सेकेंड पार्ट हम बना देंगे, जिसमें आपको दूसरे पार्ट में ये प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।